नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बैंगन की खेती करने वाले किसानों को कई बार कीटों के कारण भारी नुकसान होता है और सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है तना और फल छेदक कीट। ये ऐसा कीट है जो अगर फलों में लग जाए तो नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पहले से ही इस कीट से सतर्क रहें। तो आइए तना और फल छेदक कीट के नियंत्रण पर देखते हैं आज की विशेष प्रस्तुति। बैंगन भारत की प्रमुख सब्जी फसलों में से है, जिसकी खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है। लेकिन बैंगन की फसल में कुछ कीटों का प्रकोप देखने में आता है, जिससे पैदावार बहुत कम हो जाती है। अगर किसान भाई समय पर इन कीटों की पहचान करके उनकी रोकथाम कर ले, तो वे अच्छी क्वालिटी का अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, बैंगन की फसल में तना और फल बेधक कीट का प्रकोप काफी देखने में आता है। इस कीट की सुंडी गुलाबी रंग की बाल रहित होती है। ये सुंडियां नई शाखाओं में छेद करके अंदर घुस जाती है, जिसके कारण शाखाएं मुरझा जाती हैं और पौधों की बढ़वार भी रुक जाती है। और जब फसल में फल लगते हैं तो ये सूंडियां फलों में घुसकर फल के गूदे को खाती हैं, जिससे फल खाने योग्य नहीं रहते हैं और ऐसे फलों का बाजार भाव भी नहीं मिलता है। एक अनुमान के अनुसार ये कीट फसल में 30 से 50% तक नुकसान कर देता है। किसान भाइयों, इस तरह की आर्थिक क्षति से बचने के लिए आप प्रभावित शाखाओं और फलों को तोड़कर नष्ट कर दें और इस कीट के जैविक नियंत्रण के लिए आप 5 से 25 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में लगा दें, जिससे जो नर कीड़े होते हैं वो मादा कीड़ों की महक के कारण इस ट्रैप में आकर फंस जाते हैं, जिससे आप इस कीट पर कुछ हद तक नियंत्रण पा लेंगे। इसके अलावा आप इस कीट के जैविक नियंत्रण हेतु 3 ट्राइकोकार्ड प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इससे भी आप इन कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर फसल में इस कीट की संख्या कम है तो आप नीम सत या नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में प्रयोग करें। और यदि इस कीट का प्रकोप बैंगन की फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है तो आप सबसे पहले ग्रसित शाखाओं और फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। इसके बाद इमामैक्टिन बेंजोएट दवा की 200 मिलीलीटर मात्रा 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में प्रयोग करें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, दवा छिड़काव के 7 से 10 दिनों के बाद ही फलों की तुड़ाई करें, क्योंकि छिड़काव के कम से कम 7 दिनों तक दवा का फलों में अवशेष रहता है, जिनको खाने से ये मानव स्वास्थ्य पर खराब असर डालते हैं। इस तरह किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यदि इस कीट का नियंत्रण करते हैं तो आप अपनी फसल को इस कीट से बचाकर अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आजकल किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है और जैविक तरीके से खेती करने के लिए किसान वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं। आज हम आपको प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद यादव से मिलवाने जा रहे हैं, जो एचडीपी बेड़ों में वर्मी कंपोस्ट तैयार करके फसलों में उपयोग कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से। जब से हरित क्रांति आई है तब से हमारे खेतों में जहर की मात्रा बहुत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी चिंता यही थी कि खेतों को जहर मुक्त कैसे किया जाए और उसके बावजूद पोषण की भी पूरी उसमें उपलब्धता रहे ज़मीन में फसलों के लिए। तो उसका एक जैविक तरीका है वर्मी कंपोस्ट का। तो वर्मी कंपोस्ट के लिए मैंने भी यूनिट लगा रखी है। मैं अपने घरेलू काम के लिए इसको उत्पादित करता हूँ। किसान भाइयों, आप अपने खेत में केचुए की खाद वह वर्मी वॉश का प्रयोग करके लागत को कम करने के साथ साथ पैदावार की गुणवत्ता भी बढ़ा सकते हैं। परंतु एचडीपीई पॉली बैग में केचुए की खाद बनाने की सबसे सस्ती और आसान तकनीक क्या है, आइए जानते हैं इस किसान के अनुभव को। इसमें बनाने का तरीका यह होता है कि शुरू में एक नीचे 2 से 3 इंच की लेयर दी जाती है घास पत्तों की,
जो ज़मीन के कूड़ा करकट होते हैं वो घास फूस के, उनको 3 इंची का लेयर दिया जाता है। उसके बाद में हम इसमें 15 से 20 दिन पुराना गोबर डालते हैं। गोबर डालने के बाद में फिर उसके ऊपर फिर दोबारा से घास फूस का लेयर दिया जाता है। इस तरह से करते करते हम करीब उसको 1.5 से 2 फीट ऊंचा कर देते हैं। उसके बाद में उसमें पानी चलाया जाता है थोड़ा बहुत, तो नमी 40% के करीब नमी रखी जाती है। और आखिरी में हम उस पर केंचुए होते हैं उनको डाल देते हैं। केंचुआ डालने के बाद में वो अपने काम पर लग जाते हैं और ऊपर से हम गीली बोरी या टाट वगैरह से उसको ढक देते हैं। इससे उसमें अंधेरा बना होता है, क्योंकि जो वर्मी होते हैं वो अंधेरे में ही ज़्यादा काम करते हैं। ये करीब 45 दिन से 60 दिन के वक्त में ये जो गोबर होता है उसको खाद में तैयार कर देते हैं। उसके बाद में ये 60 दिन के बाद में हम उसको ऊपर से थोड़ा सा सुखा के उसको इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद में उसको हम दूसरी तरफ डाल देते हैं। दूसरी तरफ डालने के बाद में उसको अगर हम और भी जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु जो फ़ायदेमंद जीवाणु, उनसे इनरज से इसको खड़ने के लिए हम ट्राइकोडर्मा, पेसिलोमाइसिस, सुडोमोनास वगैरह उसमें और मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद में उसको थोड़ा सा पानी का छींटा देकर उसको फिर से दोबारा ढक देते हैं। ढकने के बाद में उसको हम हर दिन या 2 दिन 4 दिन से उसको थोड़ी सी पलटी निकालते रहते हैं। पलटी निकालने के बाद में उसको 10 से 12 दिन तक हम ऐसे ही रखते हैं और 15वें दिन के बाद में हम उसको खेतों में काम लेने के लायक वो हो जाता है, तो उसको हम काम ले लेते हैं। ये किसान भाई वर्मी बेड में केचुआ खाद बनाने के लिए किस तरह से मौसम के अनुसार देखरेख और प्रबंधन करते हैं, चलिए यह भी जान लेते हैं। रखरखाव के लिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें नमी किसी भी तरह से हमें बरकरार रखनी होती है। करीब 40 से 45% इसमें नमी होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम गर्मियों में करीब हर दिन इसमें पानी का छिड़काव करते हैं और सर्दियों में 2 से 3 दिन या 4 दिन तक भी हम एक बार छिड़काव कर देते हैं। तो उसमें केंचुए को किसी तरह की घुटन नहीं होती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में अतिरिक्त पानी नहीं गिर पाए, इसके लिए भी हमें इसकी व्यवस्था करनी होती है। और गर्मियों में सीधी धूप इनको नहीं लगने देते, या तो पेड़ की छाया में होना चाहिए। किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि ये किसान भाई अपने स्तर पर कैसे तैयार करते हैं वर्मी कंपोस्ट। चलिए अब जानते हैं इसके फायदे के बारे में, जो इस प्रकार से है। वर्मी कंपोस्ट का सबसे बड़ा फायदा रसायन मुक्त पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध करवाना है। और इसका दूसरा फायदा यह है कि जो गोबर में उपलब्ध पोषक तत्व होते हैं उसमें उसके बजाय इसमें 3 से 5 गुना तक इसमें जो है उनकी मात्रा बढ़ जाती है सूक्ष्म पोषक तत्वों की। और तीसरा फायदा यह है कि ये मिट्टी में पानी को धारण करने की शक्ति इसमें अतिरिक्त हो जाती है। और इसके अलावा जो है ये वर्मीवाश जो आता है उसको भी हम अतिरिक्त रूप से उसमें काम में ले सकते हैं। उसको ये जो वर्मीवाश है उसका 2 गुण होते हैं उसमें। एक तो पोषण का गुण तो होता है, उसके अलावा ये कीटाणु रोधी भी होते हैं। तो फसल को स्प्रे करने से कीटाणुओं में भी कमी आती है इसमें, और पोषण तो देता है वो, अतिरिक्त हमारा लाभ होता है। और आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आज कोरोना वायरस की वजह से फैलाई जा रही फेक न्यूज के चलते भारत के लोगों की रोजी रोटी का जरिया और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पोल्ट्री प्रोडक्ट पर बुरा असर पड़ा है। वायरस के डर के कारण लोग अंडे और मांस से परहेज कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों ने इसे पूरी तरह सुरक्षित बताया है। चलिए इससे जुड़ी और जानकारी लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आज हमारा जो विश्व जिस परिस्थिति में गुजर रहा है, एक वैश्विक महामारी जो हर एक देश प्रभावित हैं, और इसमें पशुपालक और मुर्गी पालक को प्रभावित होना विगत दिनों मुर्गी पालकों को लेके और मुर्गी मांस को लेके जो उत्पन्न हुआ है, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार किसान के साथ है और वो मार्गदर्शन दे रहे हैं। कोरोना वायरस के डर की वजह से पोल्ट्री फार्म को काफी नुकसान हो रहा है। वायरस के डर के कारण लोगों ने अंडे और मीट से परहेज करना शुरू कर दिया है। सर्दी के मौसम में पोल्ट्री फार्म से अंडा 6 से 8 रुपए के करीब बिकता था, लेकिन अब अंडे का दाम 4 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ा। इस समय मुर्गी व्यवसाय में कौन कौन सी बातों पर ध्यान दें, आइए जानते हैं।
सर्वप्रथम चूँकि ये मनुष्य से मनुष्य में फैलने वाला संक्रमण है, तो इसमें आपके फार्म में जितने लोग कार्यरत हैं, आप खुद कार्यरत हैं, तो आप अपनी सुरक्षा एवं अपने लोगों की सुरक्षा का प्रथम ध्यान देंगे। फार्म चूँकि बंद पड़ा होगा अभी, या मुर्गियां पुरानी होंगी जिसको आप बेच चुके होंगे, आप काफ़ी लॉस में गए हैं, तो सर्वप्रथम अपने फार्म का डिसइंफेक्शन अवश्य करेंगे। फार्म की सफाई पहले ड्राई क्लीनिंग जिसको हम कहते हैं, उसको हम लोग डिटर्जेंट और पानी से करते हैं। उसमें लगभग 80% जो कीटाणु रहित हो जाते हैं। और दूसरा जो डिसइंफेक्शन हम लोग स्प्रे मेथड से करते हैं या फ्यूमिगेशन से करते हैं या धुआंकृत करते हैं, तभी हमारा वो डिसइंफेक्शन कारगर होता है। तो हम अगर बोलें क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन, ये दोनों को आपको साथ लेके जाएंगे, तभी आप कंटामिनेशन को रोकेंगे जो पहले से आपके फार्म में है। आपके फार्म में जो गाड़ियां आएंगी, जो लोग आएंगे, वो सारे नियमों का पालन करें, दूरियां बनाए रखें, सेफ डिस्टेंस करीब करीब इंसान से इंसान का 2 मीटर आप मेंटेन करेंगे, और मास्क रेगुलर पहनेंगे, आप गमबूट्स पहनेंगे हैं, रबर बूट्स पहनेंगे, आप एप्रन्स पहनेंगे जो कि एक कोट होता है, जैकेट होता है, जिसको आप फार्म में काम करते समय व्यवहार करेंगे। आपके जो फार्म में गाड़ियां प्रवेश करेंगी, उस गाड़ियों को प्रवेश से पहले ही उसको डिसइंफेक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें आज बाज़ार में बहुत तरह के ऐसे डिसइंफेक्टेंट्स हैं जिसको कि आप स्प्रे के माध्यम से हो या अन्य तरीके से हो या डिपिंग करके हो, वो गाड़ियों का डिसइंफेक्शन आवश्यक होगा। जो लोग आपके फार्म में प्रवेश करेंगे, पहले तो ये ध्यान दें आप अपने फार्म में किसी तरह के लोगों को प्रवेश वर्जित कराएं फार्म में एंट्री, और अगर कोई ज़रूरतमंद को घुसने की आवश्यकता पड़ती भी है तो उसको फुटबाथ करके उसको विधिवत तरीके से डिसइंफेक्ट करके ही आप अपने फार्म में प्रवेश करेंगे। और जहाँ पे मुर्गियों को रखना है उस फार्म में आप किसी को तीसरे को ना भेजें तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। मुर्गी पालकों को चूजे से लेकर अंडा उत्पादन तक की अवस्था में विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर लापरवाही की गई तो अंडा उत्पादकता प्रभावित होती है। मुर्गी पालन में 70% खर्चा आहार प्रबंधन पर आता है, लेकिन देशी मुर्गी को व्यावसायिक हेतु पालन में खर्च कम आता है, क्योंकि इसको आहार में केवल जरूरी पूरक आहार देते हैं। अतः इस पहलू पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अब गर्मियों में ऐसे भी हमारे मुर्गी स्ट्रेस में आते हैं, तनाव में आते हैं, तो आप जो विगत दिनों में जैसे करते आए हैं, एंटी स्ट्रेस दवाओं का आप प्रयोग करेंगे, मल्टीविटामिन्स का आप प्रयोग करेंगे, उन्हें संतुलित आहार प्रबंधन पे विशेष ध्यान देंगे। आप उनके जो पानी के बर्तन हैं उसमें हमेशा पानी का बदलाव करेंगे, पानी हमेशा फ्रेश हो, और गर्मी के दिनों में थोड़ी ठंडी पानी हो जो पीने के लिए आप उनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा कि मुर्गियां अधिक से अधिक पानी पिएंगी और उससे बहुत तरह की बीमारियों को, ऐसे भी सिर्फ अच्छे स्वस्थ और भरपूर मात्रा में पानी पीने से भी बहुत तरह की बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं। तो विशेष ध्यान यह देना है कि संतुलित आहार प्रबंधन, समय से टीकाकरण, उनकी मल्टीविटामिन्स और रोग प्रतिरोधी दवाएं जैसे विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए का खुराक का जो नियमावली है उसको आप फॉलो करेंगे, एवं उनके बर्तनों का सफाई, शुद्ध साफ पानी पिलाने का, इन सारे प्रबंधनों पे आप ज़रूर गौर देंगे तो आपका फार्मिंग में कोई कमी नहीं आने वाली है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जो प्रश्न शामिल किया है उसे पूछा है खिमलासा, जिला रायसेन से शिव प्रसाद तिवारी ने। आपने पॉली हाउस में शिमला मिर्च की फसल लगा रखी है और इसकी देखरेख पर जानकारी चाहते हैं। तो शिव प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। देखिए, जहाँ तक शिमला मिर्च की बात है तो हमारे किसान भाई शिमला मिर्च की खेती बाहर भी होंगे और पॉली हाउस में अंदर या ग्रीन हाउस में भी किए होंगे। तो ये पौधे फलने के स्टेज में होंगे, कुछ फल रहे होंगे, कुछ फल तोड़ाई भी हो रही होगी और कुछ फूल भी आ रहे होंगे। ऐसे में सबसे बड़ा आवश्यक होता है कि अगर पॉली हाउस में किए हों तो पौधों में अगर स्टिकिंग नहीं किए हों, यानी सपोर्ट सिस्टम नहीं लगाए हों,
थ्रेडिंग करके या स्टिक लगा के, तो वो अविलंब लगा दें, नहीं तो पौधों की जड़ें कमजोर होती हैं, पौधे में फल लगने के बाद गिर जाएंगे। पौधे को सहारा देना। शिमला मिर्च में पौधे को प्लास्टिक या जूट की सुतली से बांधकर ऊपर की ओर बढ़ाने के लिए सहारा दिया जाना चाहिए, जिससे फल गिरते भी नहीं हैं और फलों का आकार भी अच्छा रहता है। पौधों को सहारा देने से फल मिट्टी एवं पानी के संपर्क में नहीं आ पाते, जिससे फल सड़ने की समस्या नहीं होती है। शिमला मिर्च की उपज बढ़ाने के लिए ट्राइकोंटानॉल 1.25 ppm रोपाई के बाद 20 दिन की अवस्था से 20 दिन के अंतराल पर 3 से 4 बार छिड़काव कर देना चाहिए। इसी प्रकार NAA 10 ppm यानी 10 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी का 60वें एवं 80वें दिन छिड़काव करना चाहिए। दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट ये होती है कि पूरे पॉली हाउस या पूरे क्रॉप को, ओपन में हो तो पूरे क्रॉप को साफ सुथरा रखें, हल्की सिंचाई करें और प्रत्येक 2 से 3 महीने पर एक बार हल्के से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का व्यवहार करें, जिससे पौधों को ताकत मिले। चूंकि इसके फल काफ़ी बड़े होते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट की काफ़ी आवश्यकता होती है। दूसरा चीज़ ये होगा कि कुछ बीमारियां आने की संभावना बढ़ती है, कुछ कीड़े भी आ सकते हैं। ऐसे में सफ़ेद मक्खी, जिसको हम व्हाइट फ्लाई करते हैं कीड़ों में, और थ्रिप्स, ये 2 आते हैं। और इन दोनों के आने से क्या होता है कि पत्तियों की रस चूसते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है। तो ऐसे पौधों के पत्तियों को आप क्लिप करके तोड़ के निकाल के बाहर कर दें, और देन उसके बाद उसके इलाज के लिए, आगे नहीं फैले उसके इलाज के लिए कन्फीडर 0.5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बना के पौधों पर समान रूप से छिड़काव कर दें। अब रही बात कि कुछ पौधों में अगर बीमारियां आती हैं, पत्तियों में कोई रोग आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पत्तों में हल्के काले रंग के दाग पड़ते हैं, नमी की वजह से होता है, और पौधों की पत्तियां फाल कर जाती हैं, जिससे पूरे पौधों का विकास रुक जाता है। ऐसे में साफ एक बहुत बेहतरीन दवा है, SAAF साफ फफूंदनाशक दवा है। इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के छिड़काव कर दें। और हर 1.5 महीने पर शिमला मिर्च में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। जब फल मेच्योर हो जाए, यानी मेच्योर ग्रीन की स्टेज में आ जाए, वैसे स्टेज में फलों की तड़ाई जरूर कर लें, क्योंकि जितने दिन तक आप फल को पौधों पर छोड़ेंगे तो आगे फिर उसका विकास नहीं होगा, उसमें फलन फूलन जल्दी नहीं होगा। इसलिए समय पर तोड़ाई करना आवश्यक है। तो ये सब सारी क्रियाएं करके आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।